हेलो एवरीवन, दिस इज टेस्ट नंबर 13। ये भी इकोनॉमिक्स का टेस्ट है एंड इकोनॉमिक्स के टेस्ट में आप देख रहे होंगे देयर आर फ्यू कंसेप्ट्स, उस पे ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। इन्फ्लेशन का अंडरस्टैंडिंग, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट को क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कैपिटल मार्केट क्या है। तो कुछ कुछ आप टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे खुद से जो कि रिपीटिंग टॉपिक्स हैं। तो बिफोर मूविंग अहेड, मैं आपको हर बार टेस्ट में हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग कुछ दो कोर्स डिस्कस करते हैं। कभी कभी मैं पूरा करता हूँ, कभी कभी मैं बस उस कोर्स को एज अ आपके सामने प्रेजेंट करके छोड़ देता हूँ, दैट यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन द टॉपिक एंड देन वी डिस्कस द क्वेश्चंस। तो आज भी विल डू दिस। तो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू। ठीक है। तो अभी क्या, द डेस्टिनी ऑफ अ नेशन सेव्ड इन इट्स क्लासरूम, इसमें एडुकेशन के बारे में बेसिकली जो हम लोग अगर टॉपिक क्या होता है कि भाई एडुकेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो उसका आपको इसमें हेल्प हो जाता है। सेव्ड इन क्लासरूम, अब क्लासरूम किस प्रकार का होगा, आप क्लासरूम जिसे रोट लर्निंग है, इंडिया का मैकेनिज्म क्या है, जो वहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज में कैसे क्लासरूम होते हैं, जापान में कैसे क्लासरूम होते हैं, क्लासरूम का यूटिलिटी क्या है, नेशन बिल्डिंग में आप सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से दिस इज अ गुड कोड जहाँ पे आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। और आई वुड लाइक कि आप इस पे ऐसे लिख के ग्रुप पे डालें, तो वी कैन हैव ऑल्सो ऊपर ऊपर से फीडबैक। ठीक है। तो दिस इज इट। अभी हम लोग नेक्स्ट में नेक्स्ट जो है उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो ऐसे मैकेनिज्म रखते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। क्या कह रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, द विजिट बाय ए फॉरेनर नेशनल विदनेस, मतलब कॉमनवेल्थ गेम में आए हैं, अमाउंटेड टू, मतलब कि बाहर से लोग आए, इससे क्या हुआ भाई। वो मतलब बाहर से आए मतलब क्या कि वो भारत का सामान खरीदेंगे, भारत का सामान खरीदेंगे तो दे विल बी पेइंग व्हाट, डॉलर दे विल बी पेइंग। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो नहीं हुआ, कंजम्पशन तो हुआ, मतलब प्रोडक्शन हुआ इन इंडिया। अब क्या विटनेस इन इंडिया अमाउंटेड टू, अब देखो इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सपेंशन, देखो कंजम्पशन तो हो गई, पर इससे क्या हुआ ना कि हम लोग को जो सामान उनको बेच रहे हैं, तो वो मान लो वो सामान खरीदे तो वो डॉलर दिए, तो पॉइंट क्या है कि वो एक्सपोर्ट की तरह देखा गया, है ना। क्योंकि फॉरेन नेशनल क्या है इकोनॉमिक टर्म्स में कि ऑल्दो नो टैंजिबल गुड्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड, पर सर्विसेज प्रोवाइड की हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म एंड कंसीडर एक्सपेंस दे परचेज बाय फॉरेन नेशनल ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज इनटू इंडिया, क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में ला रहे हैं इस वजह से। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट। ठीक। अब आप देखो कंसीडर द फॉलोइंग एक्शंस, अब देखो ये विच ऑफ द फॉलोइंग above एक्शन या एक्शंस कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग, अब देखो क्या रिड्यूसिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, रिड्यूस करने में क्या क्या हेल्प करेगा। ठीक है। अच्छा, कंसीडर फॉलोइंग डीवैल्यूइंग ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डीवैल्यूइंग ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मतलब आपको मैंने बताया कि मान लो $1 इज इक्वल टू $4 था, अब $1 इज इक्वल टू $8 हो गया। तो भाई इससे तो डेफिसिट बढ़ गया ना, डीवैल्यू करने से तो डेफिसिट और बढ़ गया यार। तो यार वन तो नहीं होना चाहिए, मतलब कि अब आप देखो डी वैल्यूइंग ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, करेंट अकाउंट डेफिसिट। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना, जब हम लोग डी वैल्यूइंग की बात कर रहे थे, करेंट अकाउंट डेफिसिट मतलब क्या, हम लोग को ध्यान देना है कि भाई एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा हो, ये देखो इसके टर्म्स में सोचो कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, राइट, तभी ना करंट अकाउंट डेफिसिट घटेगा, यही सोचते हैं ना। अगर हम डी वैल्यू कर देंगे अपना डोमेस्टिक करेंसी का, लास्ट टेस्ट में मैंने आपको समझाया है पूरे डिटेल में कि अगर हम डी वैल्यू कर देंगे तो हम एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा हमारा। अगर हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया तो मतलब एक्सपोर्ट बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट घट गया, तो ये तो होगा वन, तो होगा वन, होगा तो इन दोनों काट दिया। रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी, अच्छा एक्सपोर्ट सब्सिडी में रिडक्शन करेंगे तो एक्सपोर्ट घट जाएगा, पर हम लोग को एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो रिडक्शन नहीं भाई इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये काटो तो टू कट गया, तो आंसर क्या हो गया 1 और 3, पर इसको पढ़ेंगे। अडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसीज विच अट्रैक्ट ग्रेटर एफडीआई इन मोर फंड, सुटेबल पॉलिसीज सही है, तो ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना, ये 3 बार सेम सवाल आ चुका है ना, तो ये पीवाईक्यू का ही सवाल माना जाएगा। ठीक है। बोथ, अब देखते हैं बोथ एफडीआई एंड एफआईआई are related to investment in a country. Which one of the following statements best, अब देखो यहाँ क्या लिखा, both FDI and FII are related to investment in a country. Which one of the following statements best represent the important difference between the two, इन दोनों में important difference क्या है। FII helps bring better management skills and technology while FDI only brings capital, नहीं उल्टा है ना, FDI में ये होता है, FIA helps in increasing capital availability in general while FDI only targets specific sectors. Okay, FDI flows only in secondary sector and FDI, ये तो गलत ही है। ठीक है। अब देखो आंसर्स पे आना है, FI is considered to be more stable than FDI, एकदम गलत बात। ठीक है। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा बी। समझे, आई हैव रेड ऑल द स्टेटमेंट्स, उसके बाद आपको कंफ्यूजन है तो कुछ स्टेटमेंट नहीं है तो दिस इज द आंसर, है ना।
एंड ऑल्सो दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एफडीआई एफआई जनरली पता होता है। What is the government of India? Why लिख रहा है? Why is the government of India disinvesting in its equity in, मतलब कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में अपना जो स्टेक है गवर्नमेंट क्यों डिसइन्वेस्ट कर रहा है, मतलब क्यों बेच रहा है? ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू यूज द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट मेनली टू पे द एक्सटर्नल डेब्ट। ऐसा तो कुछ नहीं है कि बाहर का उधार देने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये तो बहुत ही मतलब वीक पॉलिसी मानी जाएगी, है ना? तो ये तो नहीं होगा, मतलब कि बाहर का डेट देने के लिए कुछ अपना सामान लैंड बेच देना अच्छा थोड़ी लगता है, मतलब समझ रहे मतलब ये। तो इस हिसाब से ऐसे भी सोचोगे तो ये गलत, और ऐसा भी नहीं है, ठीक है। द गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड्स टू रिटेन मैनेजमेंट, ये भी गलत है, पूरा थोड़ी बेचती है, नो लॉन्गर, है ना, नो लॉन्गर इंटेंड्स टू, ऐसा नहीं कोई भी स्टेक ना रहे, ऐसा बात नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? डी। स्टेटमेंट देख के आप समझ में जाएंगे कि क्यों डी आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एवर करेक्ट, ठीक है। द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय द, कोई भी करेंसी का प्राइस इंटरनेशनल कैसे डिसाइड होता है? अच्छा, वर्ल्ड बैंक लिख रहा है, चलो ठीक है, एक बार देखते हैं। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न, हाँ ये तो चलेगा, एनी करेंसी है ना, मतलब कि डिमांड क्या है, डिमांड पे तो बहुत डिपेंड करता है चीजें, ठीक है, ये तो चलेगा। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री, सही बात है, स्टेबल है तो उसकी करेंसी की वैल्यू होगी, सही बात है, ये तो सही है, ये तो एकदम ही सही है। तो तीसरा तो एकदम ही सही है, तो ये काट दो, दूसरा भी सही है, तो ये काट दो, बचा ए एंड बी। अब देखते हैं इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन द क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, ये दोनों तो वही बात है ना, इकोनॉमिक पोटेंशियल ही तो बता रहा है, तीन और चार। तो इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री कह रहा है, अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, एनी करेंसी, मतलब कि एनी करेंसी, द इकोनॉमिक पोटेंशियल इनडायरेक्टली। अब देखो मैंने इकोनॉमिक्स में क्या है भाई, डायरेक्ट रेफरेंस देना है ना, ये बात हमेशा याद रखो। इकोनॉमिक्स में हो सकता है कि इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है दैट विल हेल्प, स्टेबल गवर्नमेंट है तो इकोनॉमिक पोटेंशियल होगा, फिर इससे स्टेबिलिटी क्रिएट होगा। तो इकोनॉमिक्स के सवाल में व्हाट आई हैव टोल्ड अगेन एंड अगेन कि आपको डायरेक्ट रिलेशन देखना है, इनडायरेक्ट रिलेशन पे आंसर यूपीएससी नहीं दे रही है अभी। मतलब आप पहले के भी सवाल देखो तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आंसर होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को हाईलाइट करके रखना रिवाइज करने के लिए, ताकि आप देख सको कि आंसर्स क्या है। देखो क्या है, वर्ल्ड बैंक का तो दूसरा काम है, तो वर्ल्ड बैंक काट दो, चलो कटा, ये दोनों कटा। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, एकदम सही बात, ये तो होगा ही। अब देखो ऐसे अगर तुम काटोगे ना, वर्ल्ड बैंक काट दी, ये कट गया, ये तो आंसर आपका ऐसे ही आ गया बी। अब आपको सुनना है स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सही बात है, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन द, पोटेंशियल, बहुत पोटेंशियल है, मान लो इराक के पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत तेल है, पर उसका करेंसी गिरा हुआ है क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है ना, तो ये कट जाएगा, ठीक है। Which one of the following would FDI in India? Which of the following would include FDI? इसमें किसमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। Subsidiaries of foreign companies in India. अच्छा, majority foreign equity holding in Indian companies. Okay. Companies exclusively financed by foreign companies. Okay. और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, देखो ये तो एफडीआई क्या है, तो सब्सिडियरीज ऑफ फॉरेन कंपनीज इंडिया, ये एफडीआई करता है, मेजोरिटी वाला ये एफडीआई सही है, चलो। कंपनीज एक्सक्लूसिव फाइनेंस इन फॉरेन कंपनीज, ये भी सही। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एफडीआई है क्या, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, थ्रू परचेज ऑफ स्टॉक्स वगैरह खरीद रहे हैं, बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट ओनरशिप, वो तो डायरेक्ट ओनरशिप नहीं है, या कंट्रोल ऑफ अ कंपनी, सो इट डज नॉट इंक्लूड एफडीआई। एफडीआई और एफआईआई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एफडीआई और एफआईआई में क्या डिफरेंसेस है ये प्रिपेयर कर लो खुद से, ठीक है। आरडी में भी दे दिया जाएगा और इसको प्रिपेयर कर लेना, बार बार सवाल आते हैं क्या एफडीआई है, क्या एफडीआई नहीं है, तो एक अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बाद बाकी कंपनी में मेजोरिटी ये उसका ओन करने का टेंडेंसी ज्यादा है, सब्सिडियरी कंपनीज और फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, तो ये सबसे समझ में आ रहा है कि एफडीआई है, ठीक है। अब देखते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट काटोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, अब बचा वन टू, वन थ्री तो होगा ही, वन थ्री तो होगा ही, सॉरी वन थ्री तो होगा ही, अब टू होगा कि नहीं सोचो। मेजोरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडिया, तो सही बात है, ये तो एफडीआई है ही ना, ठीक है। सेवंथ, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम, मतलब पैसा बराबर है, 100 रुपए है मार्केट में, मान लो 100 रुपए सेम है, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी, अगर अगर मनी का डिमांड बढ़ गया, ज्यादा लोग इसको लेने के लिए आए, तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, सिंपल। ए फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइसेस, एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड डिक्रीज, तो आंसर तो इसी दो में से होगा, एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम, ये तो हटाओ, तो आंसर क्या, इंक्रीज इन रेट, सिंपल, आसान सवाल है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री, अच्छा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है,
ये स्टैटिक नॉलेज की तरह काम आ जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम, नॉर्मली यही है, ठीक है। गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री ड्यूरिंग ईयर, सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों होना चाहिए ना, सिर्फ गुड्स नहीं। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, सिर्फ ये बात नहीं है, ठीक है। कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन, तो आंसर क्या हो गया, ऑल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट, ये दिया था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट होता है, फिर कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में नेट विजिबल्स, करंट अकाउंट मतलब कि ट्रेड इन गुड्स हो गया, और तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और कैपिटल अकाउंट में क्या हो गया, एफडीआई हो गया, एफआईआई हो गया, यूरो हो गया, इक्विटीज हो गया। नेट इनविजिबल्स क्या है, फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज करते हैं, कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट, ये सब एक टेबल मैंने दे दिया है, उसको आप देख लेना, ठीक है, टेबल दिया हुआ है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक का, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट, ये भी अच्छा सवाल है, कैपिटल अकाउंट इसमें से क्या क्या है। तो अब देखो कैपिटल अकाउंट में क्या है, जैसे उसमें आप प्रिपेयर करेंगे तो आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में फॉरेन लोन्स, अच्छा, एफडीआई ठीक लग रहा है, प्राइवेट रेमिटेंस। अब प्राइवेट रेमिटेंस जो है कैपिटल अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा, इसमें कंफ्यूजन है ना, कि ये तो प्राइवेट होगा, ये एसेट क्रिएशन करेगा कि नहीं करेगा, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो the capital account shows the net change in the physical or financial asset ownership for a country. It includes foreign direct investment, portfolio investment, foreign loans, changes in reserve account, etc. तो ये सब क्या हो गया, प्राइवेट रेमिटेंस हटाओ, ये तीन कटा, आंसर क्या है 9 का बी। अब देखो एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता था मुझे तो, कि भाई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं कैपिटल अकाउंट में, पर कैपिटल होता है ना कैपिटल, और इसके बाद अगर प्राइवेट रेमिटेंस तो नहीं होगा, इतना तो मैं श्योर था। तो जैसे ही ये कटा तो ये तीनों आंसर आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको ये सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है। Which one of the following groups of items is included in India's foreign exchange reserve? Foreign, इनमें से which one of the following groups of items is included in India's foreign exchange reserve? Foreign currency assets, special drawing rights, loans from foreign countries. Okay, ठीक है। Foreign currency assets, gold holdings of RBI and SDRs, ठीक है। फॉरेन करेंसी एसेट्स, लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक तो भाई फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिजर्व्स में नहीं होगा, इतना तो तय हो गया, तो इसको काटो। फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड्स एंड होल्डिंग्स फ्रॉम आरबीआई, लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ये तो काटो। तो ये दोनों तो कट गया ऐसे, ठीक है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। अच्छा, अब क्या कर रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अच्छा, अब ये लोन जो है, ये लोन इसमें आएगा कि नहीं। अब देखो इन दोनों में कौन सा आंसर, फॉरेन कौन सी, ये तो सही है, गोल्ड भी सही है, गोल्ड होल्डिंग्स भी सही है, और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स भी लिखा हुआ है। तो ये जो है, ये तो सारा श्योर है, लोन फ्रॉम फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में नहीं आता है, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब ये जो है, अब इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्लूड एफसीए, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड रिजर्व पोर्शन जो भी रिजर्व किया हुआ है आईएमएफ के साथ, ठीक है। अब इंडिया का जो टोटल रिजर्व है, वो देखना है कि मतलब कि सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी में है, फिर गोल्ड में है, फिर एसडीआर में है, फिर रिजर्व इसमें है, ठीक है। तो ध्यान देना सबसे ज्यादा किसमें है भाई, फॉरेन करेंसी में, फिर गोल्ड में है, फिर एसडीआर में है, और फिर रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ, रिजर्व ट्रांचे एक बार पूछते हैं, ये भी सवाल आ रखा है, ठीक है।